जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9A, जिसमें आपके नगर पालिकाएं आती हैं। ठीक है जी। संविधान का भाग 9 में क्या था? पंचायतें थी, हम कंप्लीट कर चुके हैं। 9A में आपकी नगर पालिकाएं आ जाती हैं। पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किया गया था, और लेकिन नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन, पंचायत को 73वें और आपके नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ऐड किया गया है। ठीक है जी। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल 243 P पढ़ा था। ठीक है जी। परिभाषाएं देखी थी। आर्टिकल 243 में पी में क्या था? परिभाषाएं थी। जैसे नगर पालिका क्या है, जनगणना क्या है, जनसंख्या क्या है, नगर क्षेत्र क्या है, ठीक है जी, और जिला क्या है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है। आर्टिकल 243 क्यों पढ़ा था? नगर पालिकाओं का गठन देखा था हमने। 3 स्तरीय नगर पालिकाओं के गठन की बात हुई थी। नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए था जो गांव हैं और शहर की तरफ विकसित हो रहे हैं, संक्रमणकालीन क्षेत्र है, वहां नगर पंचायत का गठन होगा। जो छोटे उनकी जनसंख्या कम है, वहां पे नगर परिषद होगी। ठीक है। छोटे शहरों में नगर परिषद है, और बड़े आपके शहर हो गए, वहां पे नगर निगम की स्थापना हमने देखी थी। ठीक है। तो आपका आर्टिकल 243 और 243 क्यों दोनों हमने पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट हमने आर्टिकल 243 R पढ़ा था, नगर पालिकाओं में सीटों का गठन। आर्टिकल 243 R नगर पालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की संरचना बताता है। ठीक है। नगर पालिका में जो सीटें भरी जाएंगी वो डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाएंगी। ठीक है। वो सब चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट आर्टिकल 243S देखा था, वार्ड समितियां। ठीक है जी। वार्ड समितियां क्या है? देखिए, इसमें क्या था कि जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर नागरिक सहभागिता को बढ़ाना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना होता है। ठीक है। यदि किसी नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, तो उसके प्रादेशिक क्षेत्र में एक से अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समितियां बनाई जाएंगी। तो ठीक है जी। वार्ड समितियों का गठन देखा था। तो देखिए, इसमें क्या था? यदि कोई वार्ड समिति एक ही वार्ड से बनी है, तो उस वार्ड का निर्वाचित पार्षद ही समिति का अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष कैसे होगा? यदि कोई वार्ड समिति एक ही वार्ड से बनी है, तो उस वार्ड का निर्वाचित पार्षद ही समिति का अध्यक्ष होता है। यदि समिति 2 या 2 से अधिक वार्डों से बनी हो, तो उनमें से एक सदस्य को सदस्यों के बीच चुनकर अध्यक्ष बनाया जाता है। तो हमने देखा था, गठन देखा था, संरचना देखी थी, सदस्यता देखी थी। ये सब चीजें आपके आर्टिकल 243S में देखी थी। सदस्यों का राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करता है, राज टू राज वेरी करता है। 30 सदस्यों की संख्या किस तरह मनोनीत भी कर सकते हैं, तो राज टू राज डिपेंड करता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। राज्य विधानमंडल कानून बना के ऐसा कर सकता है। ठीक है जी। तो ये सबने सब चीजें आर्टिकल 243S में देखी थी। नेक्स्ट हमने आर्टिकल आपका 243T पढ़ना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 243T है, जिसमें क्या है? अनुच्छेद 243T नगर पालिका में आरक्षण की व्यवस्था करता है। आरक्षण की बात होती है नगर पालिका में। ठीक है। आरक्षण मिला हुआ है, SC ST कैटेगरी को आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है। आरक्षण की बात करता है आर्टिकल 243T। ठीक है। उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 243 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान के भाग 9 नगर पालिका में जोड़ा गया। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य नगर पालिकाओं में सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। आर्टिकल 243T के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देते हुए इन वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण करना सुनिश्चित किया गया है। तो ठीक है, इन जो वर्ग है SC ST कैटेगरी और महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है जी। तो देखिए, नेक्स्ट जो है आरक्षण की व्यवस्था। देखिए, आर्टिकल 243T में आरक्षण को 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षण। इसमें स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए देखिए कुल सीटों जैसे जिनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण मिला हुआ है। कुल सीटों का अनुपात उनकी नगर पालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुरूप होगा। ठीक है। अनुपात के अनुरूप होगा। तो उनकी जो SC ST कैटेगरी है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण मिला हुआ है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला हुआ है सभी कैटेगरी में। तो देखिए, जो आरक्षित सीटें होती हैं, जैसे कि रोटेशनल वाइज हो जाता है। अगर किसी क्षेत्र में जैसे इलेक्शन हुआ और SC कैटेगरी वहां पर रिजर्व कर दी, तो नेक्स्ट इलेक्शन में वहां पर कुछ और कैटेगरी को रिजर्व कर देंगे। तो मतलब इससे रोटेशनल होता है, किसी एक कैटेगरी को परमानेंटली रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ठीक है। ये सब चीजें हमने पंचायत में भी देखी थी।
ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं का देखिए प्रावधान कैसे है। आर्टिकल 243 टी की उपधाराएं इन वर्गों के लिए विशिष्ट आरक्षण का प्रावधान बताती हैं। एक में क्या दिया है, अनुसूचित जाति जनजाति प्रत्येक नगर पालिका में सीधे निर्वाचन सीटों से SC ST के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेंगी। तो ध्यान में रखिएगा, SC ST कैटेगरी में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनको 1/3 आरक्षण सभी कैटेगरी में यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है जी, स्लाइड आप जो मतलब ये स्लाइड को, ठीक है, आर्टिकल को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल अगर हम लें, अगर किसी नगर पालिका में 30 सीधा निर्वाचित पद है तो 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, 1/3 आरक्षण है। ठीक है जी, और सभी कैटेगरी में उनको आरक्षण मिला हुआ है 1/3। ठीक है जी। अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए ऐसे आरक्षित होंगे जैसे राज्य विधानमंडल कानून द्वारा तय करे। मतलब देखिए क्या है, इसके लिए अतिरिक्त नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्षों की बात हो रही है। मतलब अध्यक्ष की अगर बात आती है, मुख्य पदाधिकारी के लिए आरक्षण होगा। इसके लिए क्या मतलब इसका आरक्षण जो अध्यक्ष हैं उनके लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निर्धारित करेगा। ठीक है, ठीक है जी। तो अध्यक्ष पद के लिए राज्य विधानमंडल को ये चीज सौंपी गई। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। ठीक है, भारतीय संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार नगर पालिकाओं में कुल आरक्षण पर समानता 50% की सीमा लागू होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य वर्गों के लिए कुल आरक्षण संयुक्त रूप से 50% से अधिक नहीं हो सकती। यानी SC ST और अन्य पिछड़ी जातियों का कुल आरक्षण 50% पूरा कर ले तो इसे पार नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। एक केस भी था जिसमें जैसे सरोज कोवाल बनाम हरियाणा जैसे मामलों में कोर्ट ने कहा है कि डायरेक्ट निर्वाचित सीटों पर महिलाओं के आरक्षण को 50% से ऊपर भी रखा जा सकता है। तो इस तरह से एक केस भी था। ठीक है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 243 के तहत आरक्षण व्यवस्था करते समय 50% की जो है समष्टिगत सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है, ऐसा कोर्ट ने बोला है। तो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC के लिए आर्टिकल 243T के क्लॉज 6 में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित, ठीक है, आरक्षण करने से संविधान का कोई भी प्रावधान राज्य को रोकता नहीं है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राज्य चाहे तो OBC के लिए भी नगर पालिका चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है जी, OBC के लिए भी राज्य विधानमंडल के ऊपर है। ठीक है जी, इतना ही था दोस्तों इस आर्टिकल में। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।